इस अंक में प्रश्नावली 2.2 से संबंधित इसके प्रश्न क्रमांक 2 पे अपन विचार करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 जो पहले अंक में मतलब प्रश्नावली 2.2 से अंक डाला गया था आपको, उसी से जुड़ी हुई बहुत सारी स्थितियाँ इसके प्रश्न क्रमांक 2 में शामिल की गई हैं। तो जब आपने पहला प्रश्न अभ्यास में लिया होगा और देखा होगा तो काफ़ी उससे अनुभव प्राप्त करके आप अभ्यस्त हो गए हैं। तो इसमें 4 संभावनाएं दी हैं, 4 प्रश्न दिए हैं। चारों प्रश्नों के लिए जो शून्यक हैं P0, P1 और P2, इन तीनों शून्यकों को अपने लिए ज्ञात करना है। तो इसका पहला प्रश्न है पी वाई बराबर वाई वर्ग धन वाई वर्ग ऋण वाई धन 1। दूसरा प्रश्न है 2 धन t धन 2t वर्ग ऋण t के ऊपर 3 की घात, t के ऊपर 3 की घात। तीसरा प्रश्न है px बराबर x वर्ग, px बराबर x वर्ग। और इसका चौथा प्रश्न दिया है px बराबर एक कोष्ठक में x ऋण a और एक कोष्ठक में x धन a। इन चारों बहुपदों के लिए P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है और P2 ज्ञात करना है। इन तीनों मानों के अलावा परीक्षा की दृष्टि से किसी चौथे मान का भी समावेश किया जा सकता है। समावेश मतलब इसके अलावा चौथा मान भी जोड़ा जा सकता है। चौथा मान कोई भी हो सकता है। मान लो P ऋण 2, P ऋण 1। इस प्रकार से पुस्तक में 1, 2 और तीनों मानों का परिकलन करना है, तीनों मान निकालना है। लेकिन परीक्षा में बदल के आपसे P ऋण 2 ज्ञात किया जा सकता है, P ऋण 1 ज्ञात किया जा सकता है। तो ऋण वाले मानों का अवलोकन अपन इसके पहले अंक में कर चुके हैं कि उनको बहुपद में प्रतिस्थापित करके कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में केवल इन तीनों मानों को ज्ञात करना है। एक तो P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है और P2 ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में पहले प्रश्न को लेते हैं। अब यहाँ पर पी वाई बराबर वाई वर्ग ऋण वाई व धन 1 दिया है। जे वाला बहुपद टी के रूप में है, 2 धन टी धन 2t वर्ग ऋण t घन। तो इसके लिए थोड़ा सा सुधार करके लिखें अपन। जो चर दिया था वो t के रूप में दिया था, तो 2 धन t धन 2t वर्ग ऋण t घन धन 2t वर्ग ऋण t घन। तो जो बहुपद t के रूप में है उसको अपन pt से व्यक्त करेंगे। यदि ये x के रूप में होता, मान लो 2 धन x धन 2x वर्ग ऋण x घन, तो यहाँ पे अपन px से दर्शा देते। तो बहुपद का जो भी चर रहेगा उसी के आधार पर जो बहुपद है वो उसको परिभाषित करेगा। तो यहाँ पे बहुपद का चर t है तो इसको pt से दर्शाया। यहाँ पर बहुपद का चर y है तो इसको py से दर्शाया। यहाँ पर बहुपद का चर x है तो इसको px से दर्शाया। यहाँ पे भी बहुपद का चर x है तो इसको px से दर्शाया। तो एक सामान्य सा मतलब कंसंट्रेशन है। स्मरण रख के चलें कि जो बहुपद का चर होगा उसको उसी के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। तो इसका अपन ने पहला प्रश्न लिया। पहला प्रश्न दिया है पी वाई बराबर वाई वर्ग ऋण वाई धन 1। अब इसमें 3 मानों को प्रतिस्थापित करना है। पहले y की जगह पर 0 रखा जाएगा, फिर y की जगह पे 1 रखा जाएगा और फिर y की जगह पे 2 रखे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन y बराबर 0 का मान ज्ञात करते हैं। मतलब क्या ज्ञात करते हैं? P0।
अब P0 ज्ञात करेंगे तो y की जगह पे क्या रखा, शून्य, तो यहाँ पे भी y की जगह पे शून्य प्रतिस्थापित होगा, क्योंकि P0 की जो गणना है वो प्राप्त कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे y का वर्ग मतलब शून्य का वर्ग ऋण शून्य और धन 1। शून्य का वर्ग शून्य ही होगा, पहले अंक में अपन देख चुके हैं। शून्य का घन शून्य होगा, शून्य के ऊपर 4 की घात का मान भी शून्य होगा, शून्य के ऊपर कितने की घात क्यों ना हो उसका मान शून्य ही होगा। तो इस आधार पे जो शून्य आ गया ऋण शून्य और धन 1। अब शून्य में से शून्य गया शून्य धन 1, शून्य को 1 में जोड़ दिया तो क्या मिल गया, 1 मिल गया। फिर इसके बाद P का मान क्या प्रतिस्थापित करना है, 1, मतलब अभी P की जगह पे अपन ने क्या रखा था, शून्य रखा था। अब P की जगह पे क्या रखेंगे, P की जगह पे अब 1 रखेंगे। तो यहाँ पर पी वाई बराबर वाई वर्ग ऋण वाई धन 1, लेकिन अब P की जगह पे क्या प्रतिस्थापित किया जाना है, 1, मतलब पी वाई बराबर वाई वर्ग ऋण वाई धन 1 है। तो अब y की जगह पे 1 प्रतिस्थापित किया जाएगा, क्योंकि क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, P1 ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे P1 बराबर 1 का वर्ग ऋण 1 और धन 1। अब 1 का वर्ग 1 होता है, ऋण 1 और धन 1 वैसे ही का वैसा। अब जो धन का 1 है और जो ऋण का 1 है, इन दोनों को काट सकते हैं, या जे धन का 1 है और जे ऋण का 1 है तो इन दोनों को काट सकते हैं, या तो इन दोनों को काट दो या इन दोनों को काट दो। ऐसा नहीं करना है कि 1 ऋण 1 धन 1, जे धन का कट गया और जे ऋण का कट गया, ठीक है। यहाँ पे फिर 1 ऋण 1 धन 1, ये धन का कट गया और ये ऋण का कट गया। तो यहाँ पे अपन ने एक ऋण का और एक धन का कैंसिल किया, यहाँ पे भी एक धन का और ऋण का कैंसिल किया। दोनों गतिविधियों में से किसी भी गतिविधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में बचने वाला मान किसके बराबर है, धन 1 के बराबर है। दूसरी संभावनाओं में इसी पे विचार करें, 1 ऋण 1 धन 1। अब 1 में से 1 गया शून्य धन 1 और शून्य में 1 जोड़ दिया तो 1। तो घूम फिर के किसी भी नियम का अपन पालन करें, अंतिम परिणाम की प्राप्ति 1 के रूप में ही होना है, और जो 1 के रूप में हुई यही अपना सही परिणाम है। किसी भी गतिविधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पी वाई बराबर वाई वर्ग ऋण वाई धन 1, वाई की जगह पे क्या रखा जाएगा, 2। अब यहाँ पे 2 का वर्ग ऋण 2 धन 1, यहाँ पे किसी संख्या की घात नहीं, मतलब 1 की घात है इसके ऊपर, लेकिन y का मान कितना प्रतिस्थापित कर रहे हैं अपन, 2, जबकि यहाँ पे y के ऊपर कितने की घात थी, 2 की, तो y के मान के ऊपर भी अपन ने 2 की घात ले ली। अब इसके ऊपर 1 की घात है, तो 1 की घात जो होती है यदि वह धन में है तो ना तो चर के ऊपर लिखी जाती है और ना अचर के ऊपर लिखी जाती है। जी गणित का मूलभूत सिद्धांत है। अब यदि जी घात ऋण की होती तो चर के ऊपर भी लिखी जाती और अचर के ऊपर भी लिखी जाती, लेकिन इसके ऊपर धन 1 की घात है, तो धन 1 की घात जब किसी भी बहुपद में या चर के ऊपर या अचर के ऊपर होती तो अपन व्यक्त नहीं करते। तो यहाँ पे इसको यथावत रखेंगे। तो यहाँ पे y के ऊपर 2 की घात थी तो उसके मान के ऊपर 2 की घात रख दी, y का मान 2 रख दिया, 1 का 1 ही 1। अब 2 का वर्ग कितना होता है, 4 ऋण 2 धन 1, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 1 का 1 ही 1, 2 में 1 जोड़ दिया, कितने हो गए, 3 हो गए। तो दिए गए बहुपद में पी वाई बराबर वाई वर्ग ऋण 4 धन 1, पहला भाग अपन ने लिया, उसमें P0 का मान निकाला, P0 का मान 1 प्राप्त हुआ, P1 का मान 1 प्राप्त हुआ और P2 का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। इन तीनों मानों को तालिका के आधार पे भी निरूपण करना आवश्यक है। मतलब ये भी एक विशेष योग्यता है कि अपन ने P0, P1 और P2 के मान निकाल लिए, तो इनके मान निकालने के बाद P0 का मान कितना मिला, P1 का मान कितना मिला और P2 का कितना मिला। तो यहाँ पर P0, P1 और P2 इस प्रकार से एक टेबल अपन इंसर्ट कर लेंगे, 1, 2 और 3, P0, P1,
P2, P0 1 मिला, P1 1 मिला और P2 कितना मिला, 3 मिला। तो एक व्यवस्थित क्रम देके अपन तीनों मानों को उत्तर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ तक यदि आप हल करके छोड़ देते हैं तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, लेकिन एक विशेष योग्यता और एक अच्छी गणित के लिए इस प्रकार से कुछ गतिविधियों का शामिल होना जरूरी है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि पी वाई बराबर बहुपद वाई वर्ग ऋण वाई धन 1 में अपन ने तीनों मानों का प्रतिस्थापन किया। तीनों मानों का प्रतिस्थापन करने के बाद P0 1 के बराबर मिला, P1 1 के बराबर मिला और P2 3 के बराबर मिला। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न PT के रूप में दिया है, मतलब इसका चर T के रूप में है, इसलिए इसे PT से ही परिभाषित किया जाएगा। तो इस पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न की अवधारणाएं मिलती जुलती हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप होमवर्क के रूप में करें, अभ्यास के रूप में करें और P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करने के बाद आप अपनी आंसर शीट में देखें कि आपने तीनों मानों का जो परिकलन किया है, जो तीनों मान प्राप्त किए हैं, वो आपके हल के अनुसार आपकी उत्तरमाला से मैच करते हैं या नहीं। यदि कहीं पर त्रुटि प्राप्त होती है तो आप उसको फिर से चेक कर सकते हैं। इसी भाग में इसका प्रश्न चौथा दिया है, प्रश्न क्रमांक 4, जो Px के रूप में है। तो Px बराबर दिया है x ऋण 1 और x धन 1। तो यहाँ पे जो चर का मान है, चर का मान x के रूप में दिया है, इसलिए इस बहुपद को Px से परिभाषित किया जाएगा, जबकि यहाँ पे चर का मान y के रूप में दिया था, इसलिए इसको Py से परिभाषित किया गया। यहाँ पे चर t दिया था, इसलिए इस बहुपद को Pt से परिभाषित किया गया। मतलब बहुपद का जो भी चर रहेगा उसके लिए अपन उसी चर के आधार पर परिभाषित करेंगे। अब इस वाले बहुपद में फिर से इन तीनों मानों का परिकलन करना है। P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है और P2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन P0 ज्ञात करने के लिए बहुपद में x बराबर 0 प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे P0 बराबर 0 ऋण 1 और 0 धन 1। केवल और केवल चर का मान जो दिया है बहुपद में उसी को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले भाग में चर का मान 0 लिया, तो यहाँ पे भी 0 रखा, फिर x की जगह पे 0 रख दिया, फिर x की जगह पे 0 रख दिया। ऋण 1 और धन 1 आपका यथावत रहेगा। इसके आगे देखें, 0 में से जैसे ही ऋण 1 को घटाएंगे तो ऋण 1 प्राप्त होगा। पूर्णांकों के योग और अंतर के वीडियो में आपको बताया गया है कि जब एक धनात्मक संख्या बड़ी हो और ऋणात्मक संख्या छोटी हो तो उसका परिणाम हमेशा धन में आता है। जैसा कि अभी हमने कहा, एक धनात्मक संख्या बड़ी हो और ऋणात्मक संख्या छोटी हो तो उसका परिणाम किस में आएगा, धन में आएगा। इसी के विपरीत क्रम में यदि ऋणात्मक संख्या बड़ी हो और धनात्मक संख्या छोटी हो तो उसका परिणाम किस में मिलेगा, ऋण में मिलेगा। तो 0 भी एक संख्या है, तो जैसे ही 0 में से ऋण 1 को घटाएंगे तो इसका मान ऋण 1 के रूप में प्राप्त होगा। 0 में 1 जोड़ दिया, क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम तो 1 प्राप्त होगा, लेकिन चिन्हों का ध्यान रखते हुए जे वाला 1 ऋण का है और जे वाला 1 धन का है। मतलब ऋण का गुणा धन में होगा तो ऋण गुणित धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। चिन्हों की संक्रिया में अपन ने देखा था कि धन का गुणा धन में करेंगे धन, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे ऋण। मतलब जब समान चिन्हों का गुणा होगा तो धन होगा और असमान चिन्हों का गुणा ऋण होगा। तो इसके पहले वाले अंक में आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से अपन ने दिए गए बहुपद में P0 या P0 के मान की गणना की, जो किस रूप में प्राप्त हुआ, ऋण 1 के रूप में प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर P1 का मान निकालेंगे तो अब इस x की जगह पर P1 का मान निकालते हुए 1 प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे पहले 0 लिया था इसकी जगह पर, अब इसकी जगह पे 0 ना लेके क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पे P1 बराबर 1 ऋण 1, मतलब
x का मान क्या प्रतिस्थापित कर रहा है 1, तो ऐसे x की जगह पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, और जो ऋण का 1 है जो तो पहले से इसमें यथावत ही रहेगा। फिर यहाँ पे 1 धन 1, तो जब P1 के मान की गणना करेंगे तो x का मान 1 रखा जाएगा, चाहे बायां पक्ष हो या दायां पक्ष हो। अब 1 में से 1 घटा दिया 0 मिल गया, 1 में 1 जोड़ दिया कितने मिल गए 2 मिल गए, 2 का गुणा 0 में किया तो 2 शून्यम 0। इसके भी पहले वाले अंक में अपन ने चर्चा की है कि संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही छोटी क्यों ना हो, यदि उसका गुणा 0 में करते हैं तो उसका गुणनफल 0 के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 शून्यम 0 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार P2 के मान को ज्ञात करते हैं। बहुपद आपके लिए इसी स्थिति में रहेगा x ऋण 1 और x धन 1, लेकिन यहाँ पे पहले मान 0 लिया फिर 1 लिया, अब x का मान क्या लेंगे 2, तो यहाँ पर P2 से परिभाषित किया जाएगा, क्योंकि अब x का मान अपन क्या प्रतिस्थापित कर रहे हैं 2 प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर x का मान 2 प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ पे P2 प्राप्त होने लगेगा। x का मान 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऋण 1, और यहाँ पे x का मान भी कितना आ जाएगा 2 धन 1, 2 में से 1 घटा दिया 1, 2 में 1 जोड़ दिया 2 और 1 3, 3 का 1 में गुणा कर दो तो 3 एकम 3। तो जब अपन ने इसका पहला अंक देखा था प्रश्नावली 2.2 का, तो चिन्हों से संबंधित सभी गतिविधियों से विस्तार से चर्चा की थी, किस प्रकार से मानों का प्रतिस्थापन करके हम P0, P1 और P2 को ज्ञात करते हैं। यदि इनके अलावा कोई तीसरा मान या चौथा मान दे दिया जाता है तो उसके लिए भी इसी स्थिति का प्रयोग करके अपन मानों का परिकलन करते हैं। अब तीनों मान यहाँ पे प्राप्त किए अपन ने, P0 का मान ऋण 1, P1 का मान 0 और P2 का मान 3, तो इसको एक सारणी के द्वारा भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे P0, P1 और P2। तो P0 का मान ऋण 1 प्राप्त किया है, P1 का मान 0 प्राप्त किया है और P2 का मान 3 प्राप्त किया है। तो जो मान अपन ने सारणी में प्रदर्शित किया है इसको अपन आंसर के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से कुछ उदाहरण पुस्तक में हैं, इसका अवलोकन करके जो उदाहरण दिए हैं उनका भी आप अभ्यास करें, और प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न 1 के आधार पर ही दिया गया है, तो इसको भी हल करके अपनी आंसर शीट में मिलाएं। तब तक सभी बच्चों के लिए धन्यवाद।